स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। आगे स्टार्ट करते हैं थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं। तो ये लोब्स आपको दिखाई देंगे, ये आपको बैक साइड दिखाई दे रही है, ठीक है ना, जिसमें आपको पैराथायरॉयड और थायराइड दोनों दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो पैराथायरॉयड तो ये रहे, है ना, और थायराइड ग्लैंड्स कहाँ है? ये पूरा थायराइड ग्लैंड का एक लोब है, ये दूसरा लोब है। तो अगर सामने से देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि थायराइड ग्लैंड में दो लोब्स हैं जो कि ट्रैकिया के दोनों तरफ हैं, और वो लोब्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं एक कनेक्टिव टिश्यू से। उस कनेक्टिव टिश्यू को हम बोलते हैं इस्थमस। हमें थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स मिलेंगे और स्ट्रोमल टिश्यू मिलेगा। तो फॉलिकल कैसा होता है? फॉलिकल में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो पेरिफेरी में प्रेजेंट होते हैं, और ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, और बीच में एक कैविटी होती है। सो दिस इज अ फॉलिकल। एंड स्ट्रोमल टिश्यू कहाँ होता है? स्ट्रोमल टिश्यू इज प्रेजेंट जस्ट आउटसाइड द फॉलिकल। सो स्ट्रोमल टिश्यू यहाँ पर हो गया। उसके बाद फिर आप दूसरा फॉलिकल बना दो समवेयर हियर, ये दूसरा फॉलिकल हो गया। तो इस तरह से हमारे थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल्स होते हैं, और फॉलिकल्स के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट होता है। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। जैसे कि इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज द थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें फॉलिकुलर सेल्स मिलेंगे देखने को। दीज आर द फॉलिकुलर सेल्स, एंड जस्ट आउटसाइड वी विल फाइंड द स्ट्रोमल टिश्यू। सो दिस इज द actual location of stromal tissue and follicle inside the thyroid gland. तो आगे चलते हैं। हर एक थायराइड फॉलिकल में आपको फॉलिकुलर सेल्स मिलेंगे, तो जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, और अंदर एक कैविटी मिलेगी। इन फॉलिकुलर सेल्स में क्या होगा? इन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर हार्मोन्स का सिंथेसिस होगा। दो टाइप के हार्मोन्स बनेंगे। पहला है टेट्राआयोडोथायरोनाइन, जिसको थायरोक्सिन भी बोलते हैं, जिसको T4 बोलते हैं शॉर्ट में, और दूसरा है ट्राई आयोडोथायरोनाइन, जिसको बोलते हैं T3। तो T3 और T4 हार्मोन्स का फॉर्मेशन होएगा, ठीक है। तो इन हार्मोन्स में आपको नाम में, आप जब आप नाम पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें आयोडीन प्रेजेंट है दोनों में। तो अगर आयोडीन आप लेते रहेंगे डाइट में तो हार्मोन नॉर्मल तरीके से बनते रहेंगे थायराइड ग्लैंड में। अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी डाइट में तो हमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाएगा। हाइपो का मतलब होता है कमी। तो थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, बिकॉज आयोडीन की सिंथेसिस, आयोडीन का जो यूज़ है वो नहीं हो पा रहा है, और फिर हार्मोन की सिंथेसिस ठीक से नहीं हो पा रही। तो ऐसे केस में क्या होगा? टू कोप अप विद द सिचुएशन जो है, अब आप देखेंगे जब हमारा थायराइड ग्लैंड हार्मोन नहीं बना पाएगा, इन दैट कंडीशन वी विल सी दैट द थायराइड ग्लैंड विल ट्राई टू एनलार्ज, वो बड़ा होने लग जाएगा, और इस स्थिति को हम क्या बोलेंगे? गॉइटर। तो गॉइटर के बारे में हमने क्लास 10th में भी पढ़ा था, और दोबारा से ये नाम हमारे सामने आया। तो गॉइटर इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म अगर प्रेगनेंसी के कारण हो जाए, के टाइप के समय पर हो जाए, है ना, हाइपोथायराइडिज्म ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन कॉज डिफेक्टिव डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी। तो जो ग्रोइंग बेबी है उसका डेवलपमेंट जो है प्रभावित होता है अगर हमें हाइपोथायराइडिज्म हो जाए प्रेगनेंसी के टाइम पर। और इसके कारण क्या हो सकता है? जो ग्रोथ है वो स्टंटेड हो सकती है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है बेबी का, उसका इंटेलिजेंस कम हो सकता है, आईक्यू लेवल, उसकी स्किन एबनॉर्मल हो सकती है, और हो सकता है वो गूंगा बहरा हो, डीफ म्यूटिज्म। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं, तो इट इज़ वेरी डेंजरस, है ना। एडल्ट वुमेन में, इन एडल्ट वुमेन हाइपोथायराइडिज्म के कारण जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो इरेगुलर हो सकती है। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। अगर मान लीजिए कैंसर हो जाए थायराइड ग्लैंड में, या हमारे जो थायराइड ग्लैंड्स हैं उसके अंदर नोड्यूल्स बन जाएं या गांठें पड़ जाएं, तब क्या होगा? तब ये होगा कि जो थायराइड हार्मोन्स हैं
उनका रेट ऑफ सिंथेसिस और उनका जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाएगा, और ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर वर्ड कहीं भी आएगा तो आप समझ लीजिए ज़्यादा है इसका मतलब, है ना। और इससे हमारी बॉडी जो है वो एडवर्सली अफेक्ट होती है हाइपरथायरॉयडिज्म के वजह से। एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर इज द फॉर्म ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। तो एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हाइपरथायरॉयडिज्म में देखी जाती है। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमने क्या पढ़ा था, गॉइटर, और हाइपरथायरॉयडिज्म में हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर। तो इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड कैसा हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है, हमारी आई बॉल्स बाहर निकल आती हैं, प्रोट्रूड करने लगती हैं, ऐसा लगता है कि आंखें हमारी फैल गई हैं, बाहर निकल के आ रही हैं आई बॉल्स। और हमारा जो BMR है यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो बढ़ जाता है। अगर आप सोचो आपका BMR बढ़ जाएगा तो आप एनर्जी ज़्यादा खर्च करने लगोगे, और जब आप एनर्जी ज़्यादा खर्च करने लगोगे तो आपका जो फैट है वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका वेट कम होने लगेगा। तो अल्टीमेटली आपको कौन सी बीमारी हो जाएगी, ग्रेव्स डिसीज। तो ग्रेव्स डिसीज इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द हाइपरथायरॉयडिज्म। थायराइड हार्मोन्स का हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ये जो हार्मोन होते हैं ये रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। थायराइड हार्मोन्स की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इनका जो मेटाबॉलिज्म है वो कंट्रोल होता है। हमारी बॉडी के अंदर पानी और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका जो बैलेंस है वो भी मेंटेन होता है थायराइड हार्मोन की वजह से। थायराइड ग्लैंड से एक प्रोटीन हार्मोन और निकलता है, इसका नाम होता है थायरोकैल्सिटोनिन, इसको शॉर्ट में हम TCT बोलते हैं। और ये TCT जो होता है ये ब्लड कैल्शियम लेवल्स को रेगुलेट करता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो अभी जो हमने इससे पहले फिगर देखी थी, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट था, उसमें देर आर in humans there are 4 parathyroid glands and they are present on the back side of the thyroid gland. thyroid gland के back side पर आपको मिलेंगे, 1 pair each in the 2 lobes of the thyroid gland. तो जो thyroid gland के 2 लोब हैं उनके पीछे की तरफ हम देखेंगे तो हर एक लोब में आपको 2 पैराथायरॉयड मिलेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे, 4। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होते हैं वहां से एक पेप्टाइड हार्मोन निकलता है जिसका नाम है PTH, पैराथायरॉयड हार्मोन। और जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो कब निकलेगा, ये बात इस बात पर निर्भर करेगी कि हमारे ब्लड के अंदर जो कैल्शियम आयंस हैं उसका क्या लेवल है। कैल्शियम आयंस के लेवल पर ये बात डिपेंड करेगी। देखिए PTH जब भी निकलेगा तो कैल्शियम का लेवल राइज करेगा हमारे ब्लड में। कैसे, PTH हमारी बोन्स पर एक्ट करेगा, एंड बोन्स पर एक्ट करेगा तो क्या होगा, हमारी बोन्स का डिसोल्यूशन और डीमिनरलाइजेशन होने लगेगा, जिसको बोन रिसॉर्प्शन भी कहते हैं, मतलब बोन में से कैल्शियम बाहर आने लगेगा। इसके अलावा PTH जो है वो कैल्शियम आयंस के रीअब्जॉर्प्शन को भी प्रमोट करता है। कहाँ पर, रीनल ट्यूब्यूल्स में। अब रीनल ट्यूब्यूल कहाँ होते हैं, नेफ्रॉन में, ठीक है। एंड इसकी वजह से कैल्शियम आयंस का जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ सकता है डाइजेस्टेड फूड से भी। तो डाइजेस्टेड फूड से जो एब्जॉर्प्शन है वो कहाँ पर हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो मतलब ये 3 लेवल्स पर काम कर रहा है। एक तो ये बोन के लेवल पर काम कर रहा है, ठीक है, दूसरा ये रीनल लेवल पर काम कर रहा है, किडनी के लेवल पर काम कर रहा है, एंड थर्ड ये इंटेस्टाइनल लेवल पर काम कर रहा है। और सब जगह से क्या करा रहा है ये, अल्टीमेटली हमारा जो ब्लड है उसमें कैल्शियम के लेवल को ये बढ़ा रहा है, राइज करा रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम लेवल्स बढ़ते हैं, कैल्शियम आयन लेवल्स। तो TCT के साथ ये जो है हमारा जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये कैल्शियम बैलेंस को मेंटेन करने का काम करेगा। तो आप सबको एक बात अच्छे से याद रखनी है कि हमारा जो PTH है वो इंक्रीज कर रहा है कैल्शियम आयन के लेवल को,
ब्लड में, और जो हमारा TCT है वो क्या करेगा, कैल्शियम आयन के लेवल को डिक्रीज करेगा। तो दोनों के दोनों रेगुलेट कर रहे हैं, एक बढ़ाता है और एक घटाता है। तो ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और PTH क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये अच्छे से आप याद रखना, दोनों कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज द थाइमस। थाइमस एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि लोकेटेड है बिटवीन लंग्स, बिहाइंड द स्टर्नम, ऑन वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा। तो अब देखो, लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे। स्टर्नम क्या है, वो हड्डी है जो हमारे चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में होती है। तो स्टर्नम के पीछे, दोनों लंग्स के बीच में, कहाँ पर प्रेजेंट है ये, हमारे ऑर्टा के वेंट्रल साइड पर, यानी ऑर्टा के नीचे, वेंट्रल साइड पर। दिस इज द लोकेशन ऑफ थाइमस। थाइमस का जो काम है वो हमारे इम्यून सिस्टम के लिए है, हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप कराने में ये हेल्प करता है। थाइमस से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनको हम बोलते हैं थाइमोसिन्स। और थाइमोसिन्स का नेचर क्या है, दे आर पेप्टाइड इन नेचर। तो थाइमोसिन्स क्या करते हैं, थाइमोसिन्स जो होते हैं वो टी लिम्फोसाइट्स के डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। अब लिम्फोसाइट्स कहाँ पर थे, ल्यूकोसाइट्स का पार्ट होते हैं लिम्फोसाइट, आपको पता है ना। तो ल्यूकोसाइट्स, इसमें लिम्फोसाइट्स आते हैं, ठीक है। अब लिम्फोसाइट्स में आपको पता है कि लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, है ना, विच प्रोवाइड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो थाइमोसिन्स हैं वो एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। तो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करेंगे, वो ह्यूमोरल इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने में भी हेल्प करते हैं। तो एंटीबॉडी रिलेटेड इम्यूनिटी को हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और अगर इम्यूनिटी सेल प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्टली तो उसको बोलेंगे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ओल्ड एज पर्सन्स के अंदर थाइमस जो होता है इसका साइज छोटा होता चला जाता है, एंड इसकी वजह से जो थाइमोसिन्स का लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है। और इसकी वजह से ही हम देखते हैं कि जो ओल्ड पर्सन्स होते हैं उनका जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट ग्लैंड इज द एड्रीनल ग्लैंड। हमारी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पर आपको मिलेंगे, तो ये आपको मिलेंगे किडनी के डोर्सल साइड पर, टॉप ऑफ द किडनी। कितने मिलेंगे आपको, ये 1 पेयर। एक, 2 किडनी होती हैं तो हर एक किडनी पर एक एक। तो किडनी का आप एंटीरियर पार्ट ले सकते हैं, एंटीरियर यानी आगे वाला भाग किडनी का, वहाँ पर आपको ये मिलेंगे। द ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप ऑफ टिश्यूज। जो सेंट्रल पोर्शन होता है एड्रिनल ग्लैंड का, दैट इज कॉल्ड एज द मेड्यूला। तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज द मेड्यूला, और जो आउटर पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड एज द कॉर्टेक्स। तो यानी ये जो बाहर वाला पोर्शन है दैट इज द कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेड्यूला, हम इस तरह से बोलेंगे। अंडर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स ऑल्टर्स द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कॉजिंग एक्यूट वीकनेस। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं अगर वो कम बने तो क्या होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपको वीकनेस होने लगेगी, थकान होने लगेगी, और इसको बोलेंगे एडिसन्स डिसीज। आगे चल के आपको एक डिसीज हो जाएगी। अब वो डिसीज क्यों हो रही है आपको, बिकॉज जो हार्मोन्स आते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से वो हार्मोन्स अब कम आ रहे हैं। तो आपको एडिसन्स डिसीज हो जाएगी, जिसमें कि आपको बहुत थकान और फटिग, आप उसको कहते हैं वीकनेस, ये सब आपकी बॉडी के अंदर होएगा। एड्रिनल मेड्यूला से 2 हार्मोन निकलते हैं, उनके नाम क्या है, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, या एपिनेफ्रिन, नॉर एपिनेफ्रिन। तो इसको आप याद कर सकते हैं। इनको हम कॉमनली बोलते हैं कैटिकॉल एमीन्स। अब एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन जो है ये कब निकलते हैं, ये तब निकलते हैं जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हो, तनाव की स्थिति में होते हो, किसी इमरजेंसी कंडीशन में होते हो।
इसीलिए इनको इमरजेंसी हार्मोन्स भी कहा जाता है, और हार्मोन्स ऑफ फाइट एंड फ्लाइट। इसके कारण जब ये हार्मोन निकलेंगे, आपके ब्लड में आ जाएंगे, तब क्या होगा? आप अलर्ट हो जाओगे, आपके जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट हो जाएंगे, यानी आपकी आईज में जो प्यूपिल है उसका साइज बढ़ जाएगा। जब उसका साइज बढ़ जाएगा तो ज़्यादा लाइट अंदर जाएगी, तो नॉलेज आप लेने की कोशिश कर रहे हो उस कठिन कंडीशन में, आप ये जानने की कोशिश कर रहे हो कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है आसपास के एनवायरनमेंट में, तो आप गेन करना चाह रहे हो नॉलेज, तो प्यूपिल डायलेट हो रहे हैं, पाइलो इरेक्शन हो रहा है, आपके जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको पसीना आने लग जाएगा। ये सब चीज़ें आप महसूस करेंगे जब आप इमरजेंसी कंडीशन में होंगे, और उस समय ये जो हार्मोन्स हैं कैटिकोलैमीन्स, ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं आपकी बॉडी के अंदर। इनकी वजह से हार्ट बीट बढ़ेगी और हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, है ना। अब कैटिकोलैमीन्स कर क्या रहे हैं? ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करा रहे हैं। ग्लाइकोजन क्या है? एक रिजर्व है हमारे लिए, एनर्जी रिजर्व। तो ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो फिर क्या होगा? अगर ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होगा तो आपकी बॉडी में क्या आएगा? ज़्यादा आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि ग्लाइकोजन जो है ब्रेक होकर के क्या फॉर्म करेगा? ग्लूकोज फॉर्म करेगा। और जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो मतलब आपकी बॉडी में एनर्जी बढ़ेगी। वो एनर्जी कहाँ यूज़ होगी? इमरजेंसी कंडीशन में यूज़ होगी। इसके साथ साथ ये लिपिड और प्रोटीन को ब्रेक करके भी एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो कैटिकोलैमीन्स आप समझ गए होंगे कि किस काम आ रहे हैं। एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सा पोर्शन था? एड्रिनल ग्लैंड का बाहर वाला पोर्शन। तो कौन कौन सी लेयर्स हैं? सबसे बाहर वाली लेयर को बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडिल लेयर को बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, और सबसे अंदर वाली लेयर को बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। तो जो हमारा कॉर्टेक्स था, देखिए एड्रिनल कॉर्टेक्स ये था। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ओके, उसके बाद उसके अंदर वाली जो लेयर है, और फिर सबसे अंदर वाली लेयर है। तो सबसे बाहर वाली लेयर को आप क्या बोलते हैं? जोना ग्लोमेरुलोसा। फिर उसके अंदर वाली लेयर को आप बोलते हैं जोना फेसिकुलेटा, और सबसे अंदर वाली लेयर को आप बोलते हैं जोना रेटिकुलरिस। तो ये नाम आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तीनों लेयर होती हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। एड्रिनल कॉर्टेक्स से कई हार्मोन आते हैं, और उन सब हार्मोन्स को हम कॉमनली क्या कहते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। जैसे एड्रिनल मेडुला वाले को हमने क्या बोला? कैटिकोलैमीन बोला था। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स। तो वो कॉर्टिकॉइड्स जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। यानी कॉर्टिसोल किस में हेल्प कर रहा होगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहा होगा। बाय द हेल्प ऑफ कॉर्टिकॉइड्स वी कैन रेगुलेट द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी। तो ऐसे कॉर्टिकॉइड्स जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स के बैलेंस को बनाने में हेल्प करते हैं उनको हम बोलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो देखो, दो प्रकार के कॉर्टिकॉइड हो गए। पहला क्या है? फर्स्ट वन इज द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेकंड वन इज द मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल क्या था? कॉर्टिसोल। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का एग्जाम्पल क्या है? एल्डोस्टेरॉन। तो एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? एल्डोस्टेरॉन करेगा रेगुलेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। और कॉर्टिसोल क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करेगा। तो इस तरह से ये दोनों हमारे लिए बड़े हेल्पफुल हैं। कॉर्टिकॉइड्स, कॉमनली इनको क्या बोलेंगे? कॉर्टिकॉइड्स। और ये कहाँ से आ रहे हैं? कॉर्टेक्स से आ रहे हैं। तो ये नाम भी समझ में आ रहा होगा इन्हें कॉर्टिकॉइड क्यों कहा। फिर मिनरलों वाले में आप ध्यान रखना मिनरल्स का और वाटर का बैलेंस, और ग्लूको वाले में आप समझ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करते हैं? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स स्टिमुलेट करते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट मींस फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। लाइपोलिसिस यानी जो लिपिड है उसका ब्रेकडाउन। प्रोटियोलिसिस यानी प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन। एंड इनहिबिट सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। तो मतलब ये कि जब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड आ जाएंगे हमारे ब्लड में, तब क्या होगा? हमारा जो सेल है वो अमीनो एसिड्स को इस्तेमाल नहीं करेगा,
अमीनो एसिड्स को अपटेक यानी अंदर अपने अंदर नहीं लेगा, और करेगा क्या, वो प्रोटीन को तोड़ेगा। तो प्रोटीन के तोड़ने से क्या बनेंगे, अमीनो एसिड बनेंगे, तो वो ब्लड में बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये अमीनो एसिड्स को सेल लेने लग जाए, नहीं, वो तो अमीनो एसिड फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। कॉर्टिसोल और कुछ काम भी करता है। वो क्या करता है, इट इज इन्वॉल्व इन मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज द किडनी फंक्शंस, यानी हार्ट का और हमारी ब्लड वेसल्स का सिस्टम जो है उसे मेंटेन करना, हमारी किडनी के फंक्शंस को मेंटेन करना, ये कॉर्टिसोल का काम है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स particularly cortisol produces anti-inflammatory reactions and suppress the immune system। तो हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें इन्फ्लेमेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब कभी भी इन्फेक्शन आता है तो हम इन्फ्लेमेशन शो करते हैं, लेकिन अगर कॉर्टिसोल दे दिया जाए तो क्या होगा, अगर आपको कॉर्टिसोल दे दिया जाए या कॉर्टिसोल बॉडी में प्रोड्यूस होने लग जाए तो इन्फ्लेमेशन सप्रेस होता है, यानी इम्यून सिस्टम भी सप्रेस होता है। कॉर्टिसोल के प्रेजेंस में आरबीसी का प्रोडक्शन स्टिमुलेट होता है। अब एल्डोस्टेरॉन के बारे में पढ़ते हैं। एल्डोस्टेरॉन कहाँ पर एक्ट करेगा, हमारे रीनल ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करेगा, और इसकी वजह से सोडियम आयंस का रीएब्जॉर्प्शन और वाटर का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो अच्छी तरीके से होगा, और पोटेशियम आयंस का एक्सक्रीशन और फॉस्फेट आयंस का एक्सक्रीशन बढ़िया तरीके से होगा। दस एल्डोस्टेरॉन जो क्या करने क्या वाला है, इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रोलाइट्स, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ब्लड प्रेशर। Small amount of androgenic steroids are also secreted by the adrenal cortex, which play a role in growth of axial hair, pubic hair, facial hair during the puberty। तो puberty के दौरान हमारे शरीर पर अलग अलग स्थानों पर जो बाल आते हैं, हेयर आ जाते हैं, उसमें एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। या एंड्रोजिन वर्ड जो है वो मेल्स के साथ रिलेटेड है, तो मेल्स के अंदर जो हेयर का डेवलपमेंट है ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, उसमें एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलने वाले एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हेयर डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे इन दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।